अंधेरा फैलते ही प्रमोद ने अपनी जगह छोड़ दी ताकि किसी के वार का निशाना न बन जाए। संगी ने यकीनन धुएं का बम फर्श पर मारा था और ये धुआं न सिर्फ आंखों में सोजिश पैदा करने लगा था, बल्कि इतना कसीफ और गाढ़ा था कि वहां हाल में गहरी तारीकी फैल गई थी और इस धुएं में से एक साइड पर जलने वाला बल्ब भी नजर नहीं आ रहा था। प्रमोद आंखें मलने लगा। धुआं उसकी आंखों में मिर्चें से लगा रहा था, लेकिन इस धुएं का असर 2 मिनट से भी पहले खत्म होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता तारीकी दूर होने लगी। उसके साथ साथ आंखों में जलन और सोजिश का एहसास भी कम होने लगा और प्रमोद को इर्द गिर्द का माहौल नजर आने लगा, लेकिन फिर वो चौंक पड़ा। सांगी और दूसरा आदमी कैब थे, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। यकीनन वो दोनों अंधेरे से फायदा उठाकर निकल गए थे। प्रमोद सोचने लगा कि क्या वो भी वापस जाए। वो यहाँ डॉक्टर नासिर से पूछ के सिलसिले में आया था और उसका इरादा डॉक्टर को अगवा करके ले जाने का था, लेकिन डॉक्टर के मेकअप में संग ही निकला था। यकीनन असल डॉक्टर कहीं और था। बहरहाल इस मौके से फायदा उठाकर वहां की तलाशी ली जा सकती थी। चुनांचे उसने हाल का दरवाजा बंद किया और सामने वाली दीवार के पास रखी अलमारियों की तरफ बढ़ गया। उनमें से एक अलमारी खुली थी। प्रमोद अलमारी में रखी फाइलें उठाकर चेक करने लगा। चंद मिनट में उसने अलमारी में रखी तमाम फाइलें चेक कर लीं, लेकिन उसे मतलूबा फार्मूला से ताल्लुक़ रखने वाला कागज़ का एक पुर्जा तक न मिला। मायूस होकर वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली और उसमें रखे कागजात और फाइलें देखने लगा। चंद मिनट बाद उसने तीसरी अलमारी खोली और उसमें से फाइलें निकालकर देखना ही चाहता था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हमाकत कर रहा है। फार्मूला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था और अलमारियों में सिर्फ गुज़िश्ता तजर्बात और ईजादात से मुतल्लिक़ कागजात थे। नामुकम्मल फार्मूला अलमारियों की बजाय किसी ऐसी जगह होना चाहिए था जहां डॉक्टर नासिर हर वक्त उठाकर उसमें अंदराज और रद्द-बदल कर सकता। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हाल में कोई दूसरी अलमारी नजर न आई। एक कोने में शीशे की पार्टीशन वाला केबिन नजर आ रहा था, जहां डॉक्टर नासिर काम के दौरान रेस्ट करता था। केबिन में कदरे तारीकी थी और दूर से उसके अंदर का मंजर नजर न आ रहा था। कुछ सोचकर प्रमोद उस केबिन की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर उसने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। केबिन में एक मेज और चंद कुर्सियां रखी थीं। मेज के अकब में पड़ी कुर्सी बहुत आरामदेह थी। वहीं दाएं जानिब एक आहनी अलमारी खड़ी थी। प्रमोद उस अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का दरवाजा मुकफिल न था और हैंडल घुमाने पर खुल गया। प्रमोद ने दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड का दूसरा बटन दबाया और केबिन में तेज रोशनी फैल गई। ट्यूब जलाकर वो दोबारा अलमारी के पास गया और उसमें रखे एक एक फाइल और कागज का मुआयना करने लगा। फिर उसने अलमारी की एक मुकफिल दराज खोलने की कोशिश की। उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाला और कफल के सुराख पर रिवाल्वर की नाल रखकर फायर कर दिया। हल्का सा खटका हुआ और कफल खुल गया। उसने दराज बाहर खींची और उसमें रखी चीजों का मुआयना करने लगा। दराज में चंद कागजात, 2 मोहरें और दीगर सामान रखा था। उसने कागजात उठाकर उनका मुआयना किया और दूसरे ही लम्हे कामयाबी के एहसास से उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कागजात मेज पर रखे और दराज बंद करने लगा। दराज बंद करके उसने अलमारी बंद की और मेज की तरफ पलटा, लेकिन फिर हैरत के मारे उछल पड़ा। मेज की दूसरी जानिब सागी का मद्दे मुकाबिल गैर मुल्की खड़ा था। उसके हाथ में दबे बेआवाज रिवाल्वर का रुख प्रमोद की तरफ था और कागजात उसके दूसरे हाथ में दबे हुए थे, जिन पर नामुकम्मल फार्मूला दर्ज था। ओह, तुम तो फरार हो गए थे, प्रमोद ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। नहीं, मैं अंधेरा होते ही एक मेज के नीचे छुप गया था, वो आदमी मुस्कुराकर बोला। फिर जब तुम अलमारियां देख रहे थे तो मैं यहाँ आ गया और आराम कुर्सी के पीछे छुप गया था। कागजात मेरे हवाले कर दो, प्रमोद ने उसे घूरते हुए कहा। यह मुमकिन नहीं है, कागजात मेरे पास ही रहेंगे, वो आदमी सख्त लहजे में बोला। बकवास बंद करो, प्रमोद घुराया शराफत से। कागजात मेरे हवाले कर दो वरना पिछताओगे। मेजर प्रमोद, जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप खिसक जाओ, वो आदमी गजबनाक होकर बोला। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बेसाख्ता प्रमोद उछल पड़ा। तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम कौन हो? उसने गौर से उस आदमी को देखते हुए पूछा। शायद तुम अब मुझे पहचान जाओ, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बदली हुई थी और वो आवाज़ सुनकर प्रमोद एक बार फिर उछल पड़ा।
वो उसे पहचान चुका था और एक केस के दौरान इसराइल की सरजमीन पर उसके शाना बशाना कारनामे अंजाम दे चुका था। ओह कर्नल फरीदी, प्रमोद के मुंह से सरसराती आवाज खारिज हुई। हाँ, वो आदमी मुस्कराया जो कि कर्नल फरीदी ही था। और तुम जानते हो कि मेरे मुंह से शिकार छीनना आसान नहीं होता कर्नल। दफ्तन प्रमोद का लहजा सख्त हो गया। आप भी मुझे बखूबी जानते हैं मैं नाकाम होना नहीं जानता। फिर ये कागजात अभी नामुकम्मल हैं, आपके लिए बेकार हैं। कोई बात नहीं, बेकार हुए तो मैं उन्हें ज़ाया कर दूंगा, फरीदी बोला। कर्नल, ये मेरी मेहनत है, उसे मेरे हवाले कर दें, प्रमोद ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेजर, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन ये मामला मेरे मुल्क के मफाद का है और मैं अपने मुल्क के मफाद की खातिर में दोस्ती कुर्बान कर देने का आदी हूँ। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट करने से भी गुरेज नहीं करूँगा। सुनो कर्नल, प्रमोद गुर्राया, फार्मूला मेरे मुल्क की भी ज़रूरत है और मैं अपने मुल्क के लिए खून की नदियाँ बहाने से भी गुरेज नहीं करता। इसके साथ ही प्रमोद यकदम फर्श पर बैठा और उसने मेज़ फरीदी पर उलट दी। फरीदी लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और उसके हाथ से कागजात छूटकर फर्श पर बिखर गए। दूसरे ही लम्हे उसने प्रमोद पर फायर कर दिया। बेआवाज रिवाल्वर की गोली प्रमोद के आगे गिरी हुई मेज के किनारे से टकराई और प्रमोद ने यकदम उठकर फरीदी पर छलांग लगा दी। फरीदी के हाथ से रिवाल्वर गिर गया। उसने प्रमोद के जबड़े पर घौंसा रसीद किया और प्रमोद कराहता हुआ लड़खड़ा गया। फरीदी ने उस पर जस्त की और उसे दबोचे फर्श पर आ रहा, लेकिन प्रमोद ने यकदम तड़प कर उसे बाईं जानिब धकेला और उठ गया। फरीदी भी जल्दी से उठा और प्रमोद ने उसके जबड़े पर घौंसा रसीद कर दिया। फरीदी दीवार से जा लगा। ठीक उसी लम्हे हाल का दरवाज़ा धमाके से खुला और चंद फौजी टामी गन्हे लिए अंदर घुसते चले आए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।